ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है कि एक जनप्रतिनिधि को आप दवाई नहीं दे रहे हो। खुद के चिकित्सा मंत्री अभी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। जिन लोगों ने आरजीएसएस में घोटाले किए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। छवि बिगाड़ने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, लेकिन आज अगर कोई एमएलए ये कह रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी जांच करा लो, तो वो रितु बनावत कह रही है। देखिए, वैसे तो राजस्थान में कई ऐसी पॉलिसीज हैं, स्कीम हैं जो चर्चा में बनी रहती है, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो आरजीएचएस का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। हालांकि आरजीएचएस को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए हैं और कई बार ऐसे भी विवाद खड़े हुए हैं कि वहाँ कुछ लोगों को इलाज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इलाज आम जनता को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी के वक्त की अगर बात करें तो इलाज एमएलए जो विधायक होते हैं उनको भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही हमारे साथ व्यक्ति भी आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रितु बनावत जी। रितु बनावत जी, जिस तरीके से पूरा मुद्दा अभी चर्चा का विषय बन चुका है, हालांकि आरजीएचएस पहली बार नहीं है जब चर्चा का विषय रही है, सुर्खियों में पहले भी आरजीएचएस रही है। अशोक गहलोत सरकार के समय से लेकर भजनलाल जी की सरकार आ चुकी है, पर आरजीएचएस का जो मुद्दा है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्चुअली विवाद शुरू कैसे हुआ क्या था आपके साथ? देखिए, मेरे को जो टोंक रोड पर जो एक हॉस्पिटल है, वहाँ मैं अपने आई चेकअप के लिए गई थी और डॉक्टर को दिखाना था, कुछ टेस्ट होने थे, क्योंकि मेरे को कहीं और मैंने दिखाया था तो मेरे को ग्लूकोमा की शिकायत बताई थी, उसके लिए एक टेस्ट होना था, तो उसके लिए गई थी। साथ ही मेरे जो परिवारजन हैं, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, वो भी साथ गए थे। तो वहाँ पर जाने के बाद हमारे टेस्ट भी हुए सारे। डॉक्टर ने जो मेडिसिन रिकमेंड करी, डॉक्टर को दिखा दिया, टेस्ट हो गए सारे। देन हम पहुँचे स्टोर पर पहुँचे तो वहाँ पर जब मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की थी डॉक्टर ने, वो लेने के लिए हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी नहीं थी, मेरा एक टेस्ट 15 दिन बाद और होना है, बेटे को और हस्बैंड को लिखी थी। तो वो मेडिकल स्टोर पे पहुँचे तो मेडिकल स्टोर पे उन्होंने बताया कि आप आरजीएचएस योजना में मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, हम देंगे नहीं। तो उन्होंने इनफॉर्मल हमें बताया, उन्होंने बताया कि अभी हम दे नहीं रहे क्योंकि हमारा ड्यू चल रहा है और पूरे राजस्थान में हम लोग अघोषित हड़ताल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मेडिकल स्टोर पे बताया। अगर आपको लेना है तो आप पैसे दो और ले आओ। तो जो हस्बैंड की मेडिसिन थी वो हमने उस समय नहीं ली, पर बेटे की क्योंकि उसको 4-5 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने उसको इसकी मेडिसिन खरीदी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है इस चीज़ के? डॉक्यूमेंट है, मैं आपको पूरा तीनों के, किसी ने मैंने देखा भी 2-3, एक यूट्यूबर थी, उन्होंने सवाल उठाए मेरे ऊपर कि भाई वो हॉस्पिटल तो दे रहा है, अगर हॉस्पिटल दवाइयाँ दे रहा होता तो रितु बनावत को क्या पड़ी थी जो वो ये कहती कि नहीं दे रहा। चलिए, एक तरफ तो आम जनता होती है, आम जनता का फिर भी माना जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन जो है कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे होंगे और गुमराह कर रहे होंगे। लेकिन आप तो खुद विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके साथ ही खिलवाड़ करेंगे तो कहाँ बचकर जाएंगे? देखिए, 2 चीज़ें मेरे को, एक मतलब उस यूट्यूबर की मैंने जो सुनी और मेरा जो विषय था वो ये था कि नई दवाइयाँ मिल रही, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ी कि जब विधायक को नहीं मिल रही है तो एक आम कर्मचारी, चपरासी होगा, कोई और छोटी पोस्ट पे होगा, कोई कर्मचारी अधिकारी होगा, उसको भी नहीं मिल रही होगी। तो जब ये बात तो कहनी पड़ेगी कि नहीं मिल रही है। जो फैक्ट था, जो मुझे दिख रहा था, मेरे साथ ही हुआ, तो मैंने वो बातचीत रख दी। लेकिन सस्ती पत्रकारिता करने वाले कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये नहीं, उनके तो हॉस्पिटल में बहुत अच्छे संबंध है, एक डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट क्यों जाता है? अपनी समस्या लेके जाता है। 1 बार, 4 बार, 10 बार भी जाना पड़ेगा तो जाएगा, पेशेंट है तो जाएगा। तो उसमें अच्छे संबंध, और अगर मेरे नहीं अच्छे संबंध थे तो मेरे को हॉस्पिटल दवाई मिल जानी चाहिए थी, मुझे क्यों पैसे देने पड़े? हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं अस्पताल प्रशासन के साथ या फिर डॉक्टर्स के साथ, अगर आपके, हम संबंध की बात नहीं करेंगे, हम व्यवहारिक बात करेंगे कि व्यवहार अच्छा है आपका, अगर तो आपको तो आसानी से दवाई मिल जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपको दवाइयाँ नहीं मिली। फिर दूसरी बात कि एमएलए को दवाई नहीं दी और दूसरों को दे रहे हैं। अगर वो जो एंकर कह रही हैं कि वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं, कैशलेस में इलाज चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है कि एक जनप्रतिनिधि को आप दवाई नहीं दे रहे हो। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर कि एक जनप्रतिनिधि को तो आप दे रहे ही नहीं हो दवाइयाँ उस पॉलिसी में, और दूसरे लोगों को दे रहे हो,
तो ये तो पड़ताल का विषय हो गया कि चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, प्रूफ है। और मैं हमेशा से कह रही हूँ कि जिन लोगों ने आरजीएसएस में घोटाले किए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, कोई हॉस्पिटल हो या कोई कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसमें मेरे को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए। क्योंकि वाकई में अगर किसी योजना पे सरकार खर्च कर रही है तो जनता का पैसा है, निश्चित तौर पर उसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्ती से होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है उसको समय पर इलाज मिले, उसको सही इलाज मिल पाए, आसानी से इलाज मिल पाए, ये भी क्योंकि आपने योजना बना रखी है। तो यही निवेदन मैंने सरकार से किया कि जो भी समस्याएं इसमें आ रही हैं उनका समाधान शीघ्र होना चाहिए, ताकि लोगों को धरातल पर अच्छी सुविधा मिले। चिकित्सा विभाग की खासतौर पर बात करें तो पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, वो हाल फिलहाल में एसएमएस अस्पताल में गए थे। उन्होंने भी मुद्दा उठाया कि मुझे एमआरआई कहीं और करवा रहे थे, फिर मुझे धन्वंतरी हॉस्पिटल में भेज दिया गया, फिर एसएमएस के अलग हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वो तो खुद चिकित्सा मंत्री रहे हैं, अगर वो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आम जनता तो किस तरीके से परेशान होती हुई नजर आ रही होगी। क्या लगता है कि चिकित्सा विभाग में खास तौर पर इस तरीके की घटनाएं अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि बहुत अच्छी योजना है, हर कर्मचारी अधिकारी को लाभ देने वाली योजना है, और सख्ती से इसकी मॉनिटरिंग हो, और जो खामियां हैं उनको सही किया जाए, उनका समाधान किया जाए। जहां मिसयूज हो रहा है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजना का लाभ धरातल पे मिल पाएगा। और अगर कोई बता रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान में ला रहा है, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऋतु बनावत अब इस तरीके की अगर वीडियोस डाल रही हैं तो कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही हैं इन सब वीडियोस के माध्यम से। देखिए, छवि बिगाड़ने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, पर ऋतु बनावत डरने वालों में से नहीं है। आप देख चुके हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, 50 करोड़ का मानहानि का दावा मैंने किया है। तो ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें आती है उससे मैं तो डरती नहीं हूँ और न घबराती हूँ। मैं सही हूँ, वहाँ सही हूँ, और मेरे को हर चीज़ फेस करना आता है कि भाई गलत मैंने किया नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि छवि सुधारने का, छवि मेरी आप मेरे क्षेत्र में जाके देखो, इतने वोटों से जीत के आई और आज भी लोगों का विश्वास मुझ में है, तो छवि मेरी कहीं बिगड़ी हुई नहीं है। मैंने कोई गलत कुछ किया नहीं है, और मैं तो खुलेआम कहती हूँ कि जांच कराओ ना साहब, जांच करवाओ, जो चीज़ है वो सामने आ जाएगी। किसी के कह देने मात्र से किसी की छवि नहीं बिगड़ती, और इतने खुले में कोई कह सकता है, वही कह सकता है जिसकी छवि और जो ईमानदारी से बात कर रहा होगा, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसका ज़मीर गवाही दे रहा होगा, तब वो सामने कह पा रहा होगा। तो मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हाल फिलहाल में 2 से 3 दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर फिर से ये निधि सम्मान निधि जो निधि थी उसको लेकर जो है मुद्दा उठाया था कि 3 विधायकों के ऊपर, जिसमें से एक विधायक आप थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, उन्होंने फिर से ये मुद्दा उठाया लोकसभा में। उनका कहना था कि सरकार एक बार फिर से भूल गई है, और कहीं ना कहीं वो तो देखिए अपने सामने उनके थे रेवंत राम डांगा को खींचते हुए ये बात बोल रहे थे। पर क्या लगता है कि अभी के वक्त में बात करें तो क्या सदाचार कमेटी की अभी आपकी कोई बातचीत चल रही है? इस समय की अगर बात करी जाए तो क्या मुद्दा चल रहा है? देखिए, मैंने तो जब सदाचार कमेटी ने मुझे बुलाया था तो मैंने फाइनली अपनी सारी जो मेरे को देने थे, डॉक्यूमेंट देने थे, वो भी मैं दे चुकी। अपना जो स्टेटमेंट देना था वो भी मैं दे चुकी। निर्णय सदाचार कमेटी को करना है, माननीय अध्यक्ष जी को करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। तो मेरी तरफ से तो कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, वो एक राजस्थान विधानसभा के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं और अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में सांसद है। उनकी चिंता जाहिर करना ठीक है, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि कार्रवाई करो। आरोप राजनीति में कोई भी कहीं भी लगा देता है, लेकिन उसकी सत्यता की परख होनी चाहिए। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? मैं तो खुद कह रही हूँ, मैंने तो डंके की चोट पे कहा सीबीआई की जांच कराओ, सिटिंग जजेस से, ऑनरेबल सिटिंग जजेस से जांच कराओ। तो वो ये कहते कि आप इन सब की जांच करो, कड़ाई से करो। वो तो अभी जो मैं ये कहूँ कि वो तो संसद में बैठे, वो कहते ना सरकार से कि सीबीआई से जांच कराओ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन केवल आरोप लगा देने से कोई वो नहीं होता। मैं उनका सम्मान करती हूँ, उन्होंने बात कही तो ये कहूँगी कि बस एक शब्द उनमें जोड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता।
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होता। केवल राजनीति करने के लिए ये मुद्दा संसद में नहीं जाना चाहिए था, सच्चाई के लिए जाना चाहिए था। मेरा तो यही कहना है। हनुमान बेनीवाल एक तरीके से राजनीति के तौर पर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं अभी संसद में। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये विषय केवल ऋतु बनावत का नहीं है या और जो 2 MLAs का नहीं है, ये विषय राजनीति में सुचिता का है। तो उस मुद्दे पर, क्योंकि राजनीति में आज अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ कि कोई बिना जांच के ही आप पे आरोप लगा दे और आपको आरोपी दोषी करार कर दे, उसकी छवि को खराब करके रख दे, तो ये आज हुआ तो आगे भी होगा, है ना, आगे भी इसकी संभावना है। लेकिन आज अगर कोई MLA ये कह रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी जांच करा लो, तो वो ऋतु बनावत कह रही है। तो आप कहते हो तो सही, सांसद महोदय हनुमान जी ये तो कहते कि ये ना ऋतु बनावत कह रही है CBI से जांच कराओ, उनमें से एक तो कह रहा है, तो आप CBI से जांच करा लो, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि आप सही हैं और ये बात आप सिद्ध करने की भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, 100% सही हूँ। और मैं तो आज भी कह रही हूँ कि आप आराम से जांच कराओ, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जांच कराओ तो सब चीज़ सामने आए, एक चीज़ सामने आए कि क्या हुआ, किसके कहने पर क्या हुआ, क्यों ये चीज़ें सारी हुई, ये सब चीज़ सामने आए। मैं तो खुद भी चाहती हूँ। वापस से हम RGHS के मुद्दे पर एक बार चलते हैं कि क्या लगता है कि राजस्थान में जो अभी करंट की बात करें तो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खेमसर, कहीं ना कहीं उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं चिकित्सा विभाग को लेके, क्योंकि बार बार कभी SMS की चीज़ों को लेकर मुद्दे उठते हैं, उसकी व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं, आम जनता परेशान होती हुई नजर आती है। क्या लगता है चिकित्सा विभाग को लेकर खुद के चिकित्सा मंत्री अभी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं? देखिए, मैं मंत्री जी के लिए ये कहूँगी कि वो वरिष्ठ विधायक भी रहे, पहले भी मंत्री रहे हैं और एक बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। वो चीज़ों को बहुत सही करना चाहते हैं। और रही बात SMS की, तो SMS की मैं बताऊँ कि राजस्थान का बहुत सबसे ये कहें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोगों की आस्था तक उससे लोगों से जुड़ी हुई है। आसपास के जो राज्य हैं उनके लोग यहाँ दिखाने आते हैं डॉक्टर। कतारें लगना तो देखो ये है कि कतारें लगना तो स्वाभाविक बात है, कतारें लगेंगी और विश्वास होता है तभी। देखो डॉक्टर और वकील, उनके पास लोगों को विश्वास होता है कि डॉक्टर्स यहाँ अच्छा मिलेगा, ये अच्छा मिलेगा यहाँ डॉक्टर, तो तभी व्यक्ति वहाँ जाता है और विश्वास के साथ जाता है। तो एक SMS ने एक अपनी ये कहूँ कि प्रतिष्ठा कायम की है, लोगों के मन में भरोसा कायम किया है। उसमें केवल एक डॉक्टर्स ही नहीं है, नर्सिंग स्टाफ भी हैं, पूरी टीम लगती है, तब ये विश्वास पनप पाता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि खामियां रह सकती हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है SMS, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की है कि इतनी सी खामी होती है उसको इतना बताया जाता है। ये खामियां जो हैं वो कहीं और भी हो सकती हैं, कोई निजी अस्पतालों में भी हो सकती हैं, लेकिन उनको इतना नहीं बताया जाता क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो हो सकता है लोगों का टारगेट इसलिए भी SMS बन रहा है। और चिकित्सा मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट हम विधानसभा में उनके सुनते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको बहुत सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि लिंगर ऑन चीज़ें नहीं हो, समय के साथ जल्दी चीज़ें होंगी तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मंत्री जी के प्रयास सराहनीय है, मेरा ये कहना है, क्योंकि उनके जितना डिसेंट आदमी राजनीति में कम मिलता है। डिसेंट व्यक्ति हैं वो, और बहुत संजीदगी से लोगों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कई जगह उन्होंने डॉक्टर, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ डॉक्टर्स आना ही नहीं चाहते थे, नर्सिंग स्टाफ जाना ही नहीं चाहता था, वहाँ भी डॉक्टर्स लगाए ताकि लोगों को भाग के चिकित्सा के लिए भागना नहीं पड़े। तो मेरा तो यही कहना है कि मंत्री जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं और मेरी अपेक्षा भी है उनसे कि वो बहुत अच्छा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। अशोक गहलोत ने अभी एक मुहिम चलाई हुई है ट्विटर पर, अगर बात करें इंतज़ार शास्त्र, वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार में जिस चीज़ों को लेकर मैंने पॉलिसी बनाई थी, स्कीम बनाई थी, पैसा जो है सैंक्शन किया था, वो भजनलाल की सरकार में सब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ पर काम नहीं हुआ है। IPD टावर ले लीजिए, या फिर जो विज्ञान संस्थान खोला गया है, या फिर इतने सारे जो रोड्स को लेकर उन्होंने पैसे सैंक्शन किए थे, उन पर कुछ भी काम नहीं हुआ। आज भी दुनिया सिर्फ इंतज़ार कर रही है, उसी को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाई है, इंतज़ार शास्त्र। देखिए,
ये तो आपने बात कही, एक तरफ कांग्रेस की सरकार हो गई, एक तरफ बीजेपी की सरकार हो गई। मैं एनालाइज करूंगी एज ए इंडिपेंडेंट, है ना, विधायक के। तभी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि आप ना तो बीजेपी के लिए बोलेंगे ना आप कांग्रेस के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप निर्दलीय हैं और आम जनता की बात को और ज़्यादा बखूबी से समझ पाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि क्यों, एक सवाल पूर्व सीएम साहब से है कि क्यों उन्होंने लास्ट में जाते जाते इतनी घोषणाएं करी, और क्या उन्होंने जो घोषणाएं करी उनके लिए कोई फाइनेंशियल सैंक्शन रखी क्या? अगर वो पैसा रख देते तो इस गवर्नमेंट को करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अगर पैसा रखा होता तो ये गवर्नमेंट कर लेती। अगर ऐसा नहीं है तो वो सवाल इस गवर्नमेंट से करने के लिए भी अधिकृत नहीं है ना। और रही बात इस गवर्नमेंट की, तो मेरे को लगता है कि जहाँ तक आईपीटी टावर का काम है या और भी जो काम है, उन्होंने चीज़ें रोकी तो नहीं है, लेकिन कई बार फाइनेंशियल हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कुछ हो, तो काम तो चल रहे हैं। मैं तो अपनी विधानसभा की बात करूंगी, तो मैं देख रही हूँ, और न केवल अपनी विधानसभा की, भरतपुर की और राजस्थान के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की बजट आया, जो फर्स्ट बजट आया, तो मुझे नहीं लगता कि 200 विधायकों में से कोई एक विधायक ऐसा रहा होगा जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ नहीं मिला हो। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया। जब सरकार आगे बढ़ी, सेकंड बजट आया, फिर कोशिश की गई। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई ऋतु बनावत को ज़्यादा दे दिया तो शायद किसी और को कम दिया होगा, किसी को ज़्यादा दिया होगा, किसी को कम दिया होगा, लेकिन समग्र राजस्थान को विकसित करने का जो प्रयास है वो सरकार का चल रहा है। और सरकार कोई भी हो, चाहे सीएम साहब भजनलाल जी की सरकार हो, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार हो, या अशोक गहलोत जी की सरकार हो, प्रयास सब करते हैं और जनता भी देखती है कि कौन क्या कर रहा है। अंतिम निर्णय, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता के हाथ में होता है। प्रयास सब अपने बेस्ट करते हैं, लेकिन कितनी संजीदगी से प्रयास किए गए और कितने जो प्रयास हुए वो कितने जनता के मन में उतरे, उन पर वोटिंग होती है, या उन पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है या हारा जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सबने प्रयास किए कि राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है, अगर पूर्व सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए, इस सरकार ने अच्छा किया तो इसकी भी अच्छाई कहनी चाहिए। और हम सबको मिलकर, जो 200 के 200 विधायक हैं, उन सबको मिलकर भविष्य की राजनीति कैसी होनी चाहिए उसकी नींव रखनी चाहिए कि हमें हमारा आगे आने वाला भविष्य, हमारा आगे आने वाला राजस्थान ऐसा हो, इसकी नींव रखनी चाहिए, उसकी संकल्पना को डिसाइड करना चाहिए। मेरा कहना तो ये आरोप की, मैं कई बार विधानसभा में भी ये बात कहती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हमें अब ऊपर उठ जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतने सालों से यही चला आ रहा है, तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम राजस्थान की जो पहल सरकार करती हैं वो सच में अब धरातल पर रहकर उतरनी चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आपने ये किया, हमने वो किया, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे को लगता है ज़्यादा बेस्ट हम कर पाएंगे अगर खुले दिल, जैसे कि राजस्थान की राजनीति में वैसे बहुत कुछ है कि विधानसभा में जो हम कई बार देखते भी हैं, ऐसे परिदृश्य हमारे सामने भी आते हैं, जो विधानसभा में हॉट टॉक्स होती हैं वो बाहर निकल कर मित्रता भी होती है। तो ऐसी सियासी चर्चाएं जो होती हैं या सियासी जो खुशमिजाजी है, वो अगर सत्ता और विपक्ष में आपस में अच्छी हो जाए तो मेरे को लगता है कि हमारे राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये थी हमारे साथ बयाना से विधायक ऋतु बनावत। इनका जो पूरा मुद्दा चल रहा था आरजीएचएस को लेकर वो आपने सुना, और किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं आरजीएचएस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, किस तरीके से अभी कैशलेस जो दवाइयां हैं वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जब विधायक तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप खुद सोचिए कि आम जनता तक क्या पहुंच पा रही होंगी। ये सवाल हम आखिरी पर आप पर ही छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।